नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और इसमें हम हिंदी साहित्य से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे हैं। हर यूनिट के महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे हैं। हमने इससे पहले कहानी, निबंध, आलोचना, उन सभी तथ्यों को भी देखा। और आज की जो सीरीज़ है वह कहानी पर आधारित है। और इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और उनमें आए प्रश्नों को देखेंगे कि ऑप्शन जो है किस प्रकार से सेट किए गए थे और उनसे जो है किस प्रकार के जो सवाल हैं आगामी प्रश्न पत्र में जो 26 अगस्त को होने वाला है उसमें किस प्रकार के बन सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखेंगे। आप सभी लोग नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी बार आपका जीआरएफ हो जाए, इसलिए आप जो छोटे से छोटे पॉइंट है, जिन पॉइंट्स को आपको लगता है कि नहीं आएंगे, उनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि जो प्रश्न है कोई भी आपसे ना रह सके और आप कोई भी प्रश्न जो है गलत ना करें। तो देखिए, हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, टीजीटी, पीजीटी, DSSS, आप साहित्य गुरु के साथ जुड़ सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूं। अगर आपने कोई नोट्स नहीं बनाया है तो आप वहां से पीडीएफ लेके रिवाइज भी कर सकते हैं। और बहुत सारा कंटेंट जो है मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है आप लोगों को, और उसके लिए आपको कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, आज की यूनिट में हम कुछ कहानी के प्रश्नों को देखेंगे और उससे संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को भी देखेंगे। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है वह किस प्रकार का बनाया गया है। देखिए, प्रश्न जो है कैसे कथन से उठा के डायरेक्ट बना दिया गया। देखिए क्या है, उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर कभी कमज़ोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। तो उपयुक्त कथन जो है बताना है आपको कि किस कहानी से लिया गया है। तो देखिए, ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। अपना अपना भाग्य से लिया गया है, गैग्रिन से लिया गया है, या पिता से लिया गया है, या राजा निर्वंशिया से लिया गया है। तो आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी, पिता कहानी ज्ञान रंजन की कहानी है। तो ये जो स्टेटमेंट है पिता कहानी से लिया गया है, और बहुत ही ज़्यादा एक मतलब दो एक पीढ़ियों का जो संघर्ष है पिता कहानी में ज्ञान रंजन ने दिखाया है कि जो पुरानी पीढ़ी है वह नई पीढ़ी के चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट नहीं करती है। देखिए क्या है, उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर कभी कमज़ोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपयुक्त कथन पिता कहानी से उद्धृत है। पिता कहानी आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होगी और उसी से जो है ये कथन लिया गया है। और देखिए क्या है, यह जो कहानी है ज्ञान रंजन की कहानी है, 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था। और ज्ञान रंजन की अन्य कहानी संग्रह देखे तो देखिए क्या है, फेस के इधर और उधर 1968 की ज्ञान रंजन की कहानी है। यात्रा 1971 की कहानी संग्रह है। और देखिए क्या है, क्षणजीवी 1977 की है। सपना नहीं 1977। मतलब ज्ञान रंजन की जो मुख्य कहानियां हैं वह यही हैं और इनसे जो है प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और देखिए क्या है, प्रश्न दूसरा आ गया कि बच्चन सिंह सिहरसा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपयुक्त कथन किस कहानी का है। तो आपको पता होगा जो बच्चन सिंह किरदार है राजा निर्वंशिया कहानी से हमें देखने को मिलता है। और इसी कहानी में हमें कंपाउंडर बच्चन सिंह और जो बहुत सारे पत्र हैं, मतलब पात्र हैं, वे हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, इसमें कहानी का नाम दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है। देखिए क्या है, अमृतसर आ गया, सिक्का बदल गया, राजा निर्वंशिया, या उसने कहा था। तो आपको बताना है कि कौन सी कहानी से लिया गया है। तो ये कमलेश्वर की कौन सी कहानी है, कमलेश्वर की कहानी है राजा निर्वंशिया। और ये जो स्टेटमेंट है ना, राजा निर्वंशिया से ही लिया गया है। आप लोगों ने राजा निर्वंशिया कहानी पढ़ी होगी, उसमें बताया गया है दो कहानियाँ जो हैं, दो कहानियाँ समानांतर चलती है। एक राजा की और एक जो है जगपति की कहानी जो है समानांतर चलती है। देखिए क्या है, उपयुक्त कथन राजा निर्वंशिया कहानी से लिया गया है। और देखिए, इससे संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे कि इससे जो संबंधित क्या क्या तथ्य हैं। देखिए, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कमलेश्वर की कहानी है राजा निर्वंशिया। 1957 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। और इसकी अन्य रचनाएं तीसरा आदमी, कितने पाकिस्तान, यह देश, मौसम, आंधी,
वही बात अग्रामी अतीत आदि है। तो ये सारी जो कहानियाँ हैं कमलेश्वर की कहानियाँ हैं और इनसे प्रश्न बनने की सबसे ज़्यादा संभावना हमें देखने को मिलती है। और देखिए राजा निर्वंशिया कहानी में दोहरी कथा चलती है। दो कहानियाँ जो हैं एक साथ चलती हैं। एक तरफ माँ द्वारा सुनी हुई कहानी राजा रानी की और कथा दूसरी तरफ चंदा और अंतर कथा जो चलती है। ये देखिए यही कहानी आधुनिक भावबोध कराने में पूरी तरह समर्थ है। तो आधुनिक भावबोध मतलब जो आधुनिकता का भावबोध है ना, वह हम समझ पाते कि जो राजा निर्वंशिया पे क्या बीतती थी वह सारी चीज़ें हम इसमें समझ पाते हैं। और देखिए राजा निर्वंशिया के देखिए पात्र क्या हैं। मिलान में प्रश्न आएगा कि राजा निर्वंशिया के क्या पात्र हैं। तो देखिए महेश पांडे है, बच्चन सिंह है, सरदारी लाल है, जगपति है। तो ये सारे जो हैं महत्वपूर्ण पात्र हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए ये प्रश्न है कि राजा निर्वंशिया कहानी के कौन कौन से पात्र हैं, तो आपको बताना है कि कौन कौन से पात्र हैं। तो महेश पांडे है, बच्चन सिंह है, सरदारी लाल है या जगपति है। तो देखिए ऑप्शन नीचे दिया गया है और आपको बताना है कौन कौन से पात्र हैं। ए और बी, केवल बी और डी, केवल बी और सी या केवल ए और सी। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, तो आपको बताना है। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा बी और डी, बच्चन सिंह और जगपति, ये जो दोनों पात्र हैं राजा निर्वंशिया के हैं और ऑप्शन जो है दूसरे में ही दिया गया है। देखिए राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र हैं बच्चन सिंह और जगपति। ठीक है, बच्चन सिंह और जगपति जो है राजा निर्वंशिया के पात्र हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पात्र माने जाते हैं। वहीं देखिए राजा निर्वंशिया कहानी का जो प्रकाशन है 1957 में कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया कहानी विधा की कहानी है। और देखिए विषय इसका हमने देखा कि राजा निर्वंशिया कहानी कस्बाई जीवन पर आधारित है जो आम आदमी की ही कथा कहती है। कमलेश्वर ने दो भिन्न युगों की कहानियों को निर्वंशिया कहानी आर्थिक विवशताओं निरूपताओं द्वारा दाम्पत्य संबंधों की समांतर रूप से इस कहानी में रख दिया है। इसमें दिखाया गया है कि एक तरफ जो है राजा रानी की कहानी चलती है और एक तरफ जो साधारण लोग हैं मतलब जो वर्तमान की कहानी चलती है और एक में है जो अतीत की कहानी। मतलब दो कहानियों का जो मतलब मेन मोटिव है ना, मतलब जो दोनों कहानी का जो मेन मकसद है वह दोनों समान है और दोनों में ही दिखाया गया है कि मतलब स्त्रीत्व की बात की गई है कि मतलब किस प्रकार से जो नारी है उसके बारे में क्या समाज जो है गलत सोचता है। वही देखिए एक ही समय में पुराने तथा आधुनिक युग की दो कहानियाँ चलती रहती है। ठीक है, पुरानी और आधुनिक दो कहानियाँ जो है इसमें चलती रहती है। कमलेश्वर को देख लेते हैं। कमलेश्वर का जन्म जो है 1932 में हुआ, 2007 में इनका निधन हुआ है। कमलेश्वर हिंदी के प्रसिद्ध लेखक एवं सशक्त लेखकों में से एक हैं। वही देखिए इन्होंने कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन और फिल्म पटकथा जैसी अनेक विधाओं में रचनाएं की है। बहुत सारी रचनाओं में इन्होंने बहुत सारी विधाओं में रचनाएं की हैं और इनकी अगर प्रमुख रचनाएं देखें तो देखिए नीली झील और तलाश, बयान, नागमणि और अपना एकांत और आशक्ति, जिंदा मुर्दे, जॉर्ज पंचम की नाक और मुर्दों की दुनिया, कस्बे का आदमी आदि। तो ये सारी जो है इनकी प्रमुख कहानियां हैं और रचनाएं हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए। वहीं देखिए जो प्रश्न है ये क्वेश्चन देखिए किस प्रकार का है कि चीफ की दावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीफ की दावत कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई है और इसमें बताया गया है कि मतलब जो बच्चे हैं वह किस प्रकार से अपने माँ बाप को समझते हैं और उनको एक बोझ की तरह समझते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इसमें हमें देखने को मिलती है। तो देखिए क्या है, व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है। और देखिए ऑप्शन दूसरा क्या है, बॉस के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त होता है, तो ये कहानी में तो है। मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है, तो ये बात भी हमें इसमें देखने को मिलती है। माता के प्रति प्रेम और सम्मान भाव को प्रकट करती है, तो ये चीज़ जो है इस कहानी में हमें नहीं देखने को मिलता है। और निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है, तो हमें इसमें ये भी देखने को मिलता है कि जो सत्कार की भावना है कि जब बॉस आते हैं तो जो सामनाथ है वह किस प्रकार से
मतलब घर को सजा देते हैं, उनके स्वागत के लिए बहुत सारी तैयारी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, ऑप्शनों को देखते हैं फिर देखते हैं। ऑप्शन है बी सी ई, सी डी ई और ए बी ई और ए सी ई। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा, वह होगा बी होगा, बी सी और ई, बी सी और ई, ये जो होगा इसका सही उत्तर होगा बी सी और ई। तो देखिए बी सी ई किस में है, तो बी सी ई जो है ऑप्शन पहले में ही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा पहला होगा बी सी ई। नहीं, इसका जो सही उत्तर है ए सी ई बताया जा रहा है। तो देखिए इसका ए सी ई सही उत्तर है। तो इसको हम देख लेते हैं। ए जो ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन किस चीज़ को दिखाता है। तो देखिए ए ऑप्शन जो है व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है। तो व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली जो मानसिकता है ना, इसके लिए प्रतिकार करती है। तो इसका सही ऑप्शन है ए सी और ई। वहीं देखिए चीफ की दावत की कहानी जो है, उनके रचनाकार हैं भीष्म साहनी। 1956 में ये रचना इन्होंने की है और कहानी विधा की रचना है। और मुख्य बातें अगर हम इसकी देखें तो चीफ की दावत कहानी व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। ये कहानी पहला पाठ कहानी संग्रह में संकलित है। तो पहला पाठ कहानी संग्रह जो है भीष्म साहनी का है और उसके अंतर्गत ही जो कहानी है चीफ की दावत, ये संग्रहित है। वहीं देखिए चीफ की दावत पंजाबी परिवेश और एक स्वार्थपरक पारिवारिक ढांचे के ऊपर आधारित कहानी है। और इसके जो मुख्य पात्र हैं सामनाथ है, उनकी धर्मपत्नी और उनकी माँ है। वहीं देखिए चौथे पात्र के रूप में मिस्टर सामनाथ के बॉस और बॉस की पत्नी मेहमान बनकर जो उनके घर में आई है कहानी में हमें देखने को मिलती है और ये गौण पात्र हैं। चीफ की दावत कहानी के संबंध में प्रमुख सही कथनों को अगर हम देखें तो व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली प्रवृत्ति मानसिकता का प्रतिकार करती है, मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है और निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये चीफ की दावत के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इन सभी चीज़ों को हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। भीष्म साहनी का जो जन्म है 1915 में हुआ 8 अगस्त को और जन्म स्थान देखें तो रावलपिंडी पाकिस्तान के रहने वाले थे। और कहानी संग्रह अगर हम इनका देखें तो भाग्य रेखा 1953 ईस्वी की कहानी है। पहला पाठ 1957 ईस्वी की कहानी संग्रह है ना, 1957 ईस्वी का कहानी संग्रह है। और भटकती रात 1966 ईस्वी की है, पटरियाँ 1973 ईस्वी की है और वांगचू 1978 ईस्वी की है, शोभा यात्रा 1981 ईस्वी की है और निशाचर 1983 ईस्वी की है और पाली 1989 ईस्वी का है और डायन 1998 ईस्वी की है। तो ये सारी जो है प्रमुख काव्य संग्रह हैं भीष्म साहनी के। तो आपको ये पता होने चाहिए कि इनके जो कहानी संग्रह हैं कौन से महत्वपूर्ण हैं। वहीं देखिए भीष्म साहनी की प्रमुख कहानियाँ अगर हम देखें तो भटकती रात, खून का रिश्ता, चीफ की दावत, सिर का शब्द और पहला पाठ, ये सारी जो है भीष्म साहनी की प्रमुख कहानियाँ। इसके ऊपर जो थी वो कहानी संग्रह थे। कहानी संग्रहों का जो नाम होता है किसी एक कहानी के नाम पे भी रख दिया जाता है और कभी कभी किसी अन्य नाम पे भी रख दिया जाता है। तो ये सारी भीष्म साहनी की प्रमुख कहानियाँ थी। और देखिए क्या है, निम्नांकित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो प्रश्न देखिए आगे आपके सामने, अपना अपना भाग्य कहानी पति से बिछड़ी हुई स्त्री की आप बीती के रूप में चित्रित है। तो देखिए अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा अपना अपना भाग तो आपको पता होगा। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्ति मिली है। तो ये बात तो है। दुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। तो ये कहानी जो है दुलाई वाली का मतलब भी यही होता है जो औरत अपने मतलब मुंह के आगे बहुत बड़ा पल्लू रखती है ना, उसी को कहते हैं दुलाई वाली। तो ये बात भी इसमें हमें देखने को मिलता है। राही कहानी गांव और शहर के संघर्ष पर केंद्रित है। तो गांव और शहर के संघर्ष पर केंद्रित कहानी नहीं है। इसमें हमें पता है कि किस प्रकार से जो
राही है वह अपने बच्चे के लिए चोरी करती है और उसको जेल में भेज दिया जाता है। और जो अनीता है वह स्वतंत्रता सेनानी है और वह शहर में रहने वाली एक औरत है। कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में और पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित है। तो ये बात जो है सही है कि जो कानों में कंगना है उसमें दिखाया गया है कि जो किरण है उसको किस प्रकार से जो उसका पति है वह छोड़ देता है वेश्या के कारण, लेकिन फिर वह जब उसको सतबुद्धि आती है तो फिर वह किरण के पास वापस आ जाता है। तो ये बात भी सही है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं आपको, ADE, ACE और BCE और BDE। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा। सही कथन है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्ति मिली है। दुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। और देखिए क्या है, कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है। तो ये जो बात है सही है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और देखिए क्या है, नननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है। तो आप लोगों ने अगर कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि किस कहानी में आया है। तो ऑप्शन देखिए दिया गया है, सिक्का बदल गया, तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, या कोसी का घटवार, या एक टोकरी भर मिट्टी। तो देखिए नननपुर हाट ये जो है ना रेलवे स्टेशन का नाम होता है। और आपको पता होगा जो हीराबाई है, हीरामन को कहाँ पे मिलती है, वह उसी रेलवे स्टेशन पे मिलती है। और ये कहानी कौन सी है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, इस कहानी में इसका जिक्र हुआ है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है, नननपुर हाट का जिक्र तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम कहानी में आया है। और देखिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे हम। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। 1956 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। कहानी विधा की रचना है। हीरामन और हीराबाई ये दो प्रमुख पात्र जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। और ये कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। देखिए फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी संग्रह है उसका नाम है ठुमरी कहानी संग्रह, और उसी में जो ये कहानी है ये संकलित है। तीसरी कसम नाम से इस पर फिल्म भी बन गई है। इस कहानी के ऊपर फिल्म भी बन चुकी है और आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा। देखिए क्या है, हीरामन ने 3 कस्में खाई थी। पहली क्या थी कि चोरी का जो माल है वह नहीं ढोएगा, मतलब चोरी की लदनी नहीं उठाएगा और बांस की लदनी नहीं उठाएगा और कंपनी की औरतों को अपने बैलगाड़ी में नहीं बिठाएगा। तो वह 3 वक्त पे वह 3 कस्में खाता है। जब वह एक मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने में वह चोरी का माल वह अपने बैलगाड़ी से ला रहा होता है, और जब उसको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और जब वह जान बचा के भागता है तो वो पहली कसम खाता है कि चोरी की लदनी जो है वो अपने बैलगाड़ी में नहीं रखेगा। और जब एक बार हीरामन बांस की लदनी लेके आ रहा होता है और उसके जो बांस होते हैं वह दूसरी बैलगाड़ी में फंस जाता है, तो वह दूसरी बार कसम खाता है कि वह बांस की जो लदनी है वह कभी नहीं ढोएगा। और जब हीराबाई से उसका मतलब एक तरह से बिछड़न हो जाता है ना, तो वह कसम खाता है कि वह कंपनी की औरत को कभी भी अपनी बैलगाड़ी में नहीं बिठाएगा। तो 3 वक्त पे वह 3 तरह तरह की कस्में खाता है, अलग अलग कस्में खाता है। सिक्का बदल गया जो कहानी है कृष्णा सौवेती की कहानी है। प्रकाशन वर्ष जो है इसका आज़ादी के 1 वर्ष बाद इसका प्रकाशन हुआ है 1948 में, और प्रतीक पत्रिका में इसका जो है संपादन हुआ है। वहीं देखिए इसमें विभाजन से उत्पन्न दारुण परिस्थितियों के मार्मिक चित्रण के साथ मानवीय संबंधों और मूल्यों में आए विघटन का वर्णन हुआ है। आप लोगों ने अगर ये कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा जो साहनी है, जो कि प्रमुख पात्र है, जो जिसका एक समय यश था शाहजी के कारण, तो उसके साथ जो व्यवहार उस समय उसके गांव में लोग कर रहे हैं, सेरा ये सब, तो इन सभी चीज़ों का जो चित्रण है इस कहानी में किया गया है। और बताया गया है कि जब शासन बदल जाता है तो जो मतलब शासक वर्ग होता है ना, उसकी जो प्रतिष्ठा होती है वो सब खत्म हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें दिखाई गई है। कोसी का घटवार जो कहानी है शेखर जोशी की कहानी है, 1958 ईस्वी की कहानी है। और एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है माधव राव सप्रे की कहानी है, माधव प्रसाद सप्रे की, और माधव राव सप्रे
और 1901 की कहानी है। यह कहानी छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में संपादित हुई थी। तो इसका प्रकाशन भी पूछा जाता है, कब प्रकाशित हुई थी और कौन सी पत्रिका में हुई थी। तो छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी, 1901 में प्रकाशित हुई थी। वहीं देखिए, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्नलिखित पर व्यंग किया गया है। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी, तो आपको पता होगा कि किस चीज़ पर व्यंग किया गया है। अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर व्यंग किया गया है, या प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने की चिकित्सा पर, इस व्यवस्था पर व्यंग किया गया है, या कृष्ण पक्ष के चंद्रमा पर किया गया है, लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर, या यातायात के साधनों की उपलब्धता पर। तो आपको पता होगा व्यंग जो है हमेशा खराब चीज़ों के लिए किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है ACD, ACE या BDE या ABD। तो आपको बताना है कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। देखिए, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में व्यंग किया गया है A, B और D पे। देखिए क्या है, अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर, जो अंग्रेजों की नीतियां हैं वह पक्षपातपूर्ण हैं। वह जो अंग्रेज हैं गोरे लोगों के लिए उनकी नीतियां अलग है, और जो भारतीय हैं उनके लिए जो नीतियां हैं वह अलग हैं। वहीं देखिए, प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने वाली चिकित्सा व्यवस्था पर व्यंग किया गया है, और लॉर्ड कर्जन की नीतियों पे। प्लेग एक तरह की बीमारी होती थी जिससे गांव के गांव उजड़ जाया करते थे। तो ये इस पे वे विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो इस चिकित्सा व्यवस्था पर व्यंग किया है। और जो लॉर्ड कर्जन है, जो वे नीतियाँ बनाते हैं भारतीयों के लिए, उन नीतियों पर व्यंग किया है इस कहानी में। और ये जो कहानी है बंग महिला के द्वारा लिखी गई है। 1904 में इस कहानी का प्रकाशन हुआ था, और बंग महिला को ही राजेंद्र बाला घोष के नाम से भी जाना जाता है। कहानी विधा की रचना है भगवान चंद्रदेव और स्वयं लेखिका, इसके दो प्रमुख पात्र हैं। अगर मुख्य बात देखें तो इस कहानी को पहले निबंध के रूप में 1940 ईस्वी में 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। फिर बंग महिला की यह पत्रात्मक शैली में लिखी गई पहली कहानी है। इस कहानी में लेखिका संवाद आत्मक शैली में चंद्रदेव से बातें करती है। वहीं देखिए, राजेंद्र बाला घोष का जन्म 1882 में हुआ। बनारस में इनका जन्म हुआ। बंग महिला के नाम से जानी जाती है। बचपन का नाम था रानी और चारू बाला। इनकी और भी कहानियां हैं, उनको भी देख लीजिए। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 की कहानी है। कुंभ में छोटी बहू 1906 की कहानी है। दुलाई वाली 1907 की है। भाई बहन 1908 की है। दालिया 1909 की है, और हृदय परीक्षा 1915 की है। तो ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पहले निबंध के रूप में 1904 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई। तो वही सारे पॉइंट जो हैं फिर से आ गए हैं। और देखिए क्या, यह पत्रात्मक शैली में लिखी गई पहली कहानी मानी जाती है। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे निबंध का प्रभाव जो है इस कहानी पे हमें देखने को मिलता है। बंग महिला में इस कहानी में अर्थ, नीति और राजनीति को केंद्र में रखकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। इस कहानी में पदोन्नति के लिए सिफारिश और चाटुकारिता का वर्णन किया गया है। इस रचना में हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी के तत्सम शब्दों की बहुलता हमें देखने को मिलती है। तो देखिए, तत्सम शब्दों की बहुलता है, हिंदी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है, और भ्रष्टाचार की बात की गई है, और जो चाटुकारिता है अंग्रेजों द्वारा की जाती है, और जिस प्रकार पदोन्नति होती है, मतलब लोग जो हैं अपनी पोस्ट बढ़वा लेते हैं, उन सभी व्यवस्थाओं पे व्यंग किया है इस कहानी में। देखिए, प्रश्न है कि दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी हर चीज़ का उससे तकाजा। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खिंचातानी खत्म हो गई है। जो सपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है। जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। यह उद्धरण किस कहानी से लिया गया है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आकाशदीप कहानी से लिया गया है, या अपना अपना भाग्य से लिया गया है, परिंदे से लिया गया है, या सिक्का बदल गया। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि ये जो उद्धरण है ना, परिंदे कहानी से लिया गया है, जो कि निर्मल वर्मा की कहानी है। और निर्मल वर्मा की ये कहानी संग्रह का भी नाम है परिंदे, जो कि 1960 में प्रकाशित हुई थी। तो देखिए,
ये जो कथन है लतिका का है। दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी हर चीज़ का उससे तकाजा। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई है। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है, जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। यह उद्धरण परिंदे कहानी से लिया गया है। और देखिए परिंदे जो है निर्मल वर्मा की कहानी है। 1956 में कहानी के रूप में जब प्रकाशित हुआ था, तो 1956 में ये जो कहानी है परिंदे 1956 में प्रकाशित हुआ, और जो कहानी संग्रह है परिंदे 1960 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, और इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं कौन है? लतिका है, सुधा है, जूली है। सुधा और जूली जो है स्टूडेंट है, लतिका जो है टीचर है, करीमुद्दीन जो है कॉन्वेंट स्कूल का एक तरह से कह सकते हैं चपरासी है, डॉक्टर मुखर्जी है, मिस यूबर्ट जो है प्रिंसिपल है, मिस यूबर्ट प्रिंसिपल, मिस वुड और गिरीश नेगी जो लतिका का प्रेमी था और क्या था, एक सैनिक था, एलमंड। ये सारे जो है मुख्य पात्र हैं। वहीं देखिए निर्मल वर्मा को प्रायः स्मृति का कहानीकार माना जाता है। तो ये देखिए आपको बहुत ही अच्छा एक पॉइंट जानने को मिला कि जो स्मृति का कहानीकार है वह निर्मल वर्मा को माना जाता है। परिंदे नाम का उनका कहानी संग्रह भी है, उसमें कुल 7 कहानियाँ हैं। अंधेरे में, तीसरा गवाह, डायरी का खेल, माया का मर्म और पिक्चर पोस्टकार्ड, सितंबर की एक शाम और परिंदे कहानी। ये सारी जो कहानियाँ हैं परिंदे कहानी संग्रह में संकलित है। देखिए निर्मल वर्मा का जन्म 1929 में हुआ था, 2005 ईस्वी में। हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं, प्रणेता माने जाते हैं। कहानी संग्रह है इनका परिंदे जो कि 1960 में प्रकाशित हुआ। जलती झाड़ी 1965 में प्रकाशित हुई कहानी संग्रह है। पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी में, बीच बहस में 1973 ईस्वी में, और कौवे और काला पानी 1983 ईस्वी में, सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995 ईस्वी और संपूर्ण कहानी 2005 ईस्वी। तो ये सारी जो है निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानी संग्रह थे। आकाशदीप जो है जयशंकर प्रसाद की 1928 है, 1929 नहीं 1928 का कहानी है। ठीक है, और कहानी संग्रह है आकाशदीप। और देखिए अपना अपना भाग्य जो है जैनेन्द्र का है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1931 है। मुख्य बात अगर हम देखें तो ये कहानी उनके वातायन कहानी संग्रह में संकलित है। तो अपना अपना भाग्य जो है जैनेन्द्र की कहानी 1931 की और वातायन कहानी संग्रह में संकलित है। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की कहानी है, 1948 में इसका प्रकाशन हुआ है, और इस कहानी का प्रकाशन जो है प्रतीक पत्रिका में हुआ है। इसमें विभाजन से उत्पन्न दारुण परिस्थितियों का चित्रण किया है और मानवीय संबंध और उनमें मूल्यों का जो विघटन हुआ है उसका वर्णन किया गया है। अगर हम जैनेन्द्र की कहानी के पात्रों को देखें तो हमें बताना है कि जैनेन्द्र हैं उनकी कहानी के पात्र कौन कौन से हैं। तो देखिए सवाल है, तो जैनेन्द्र के कहानी के पात्र हैं शमशेर है, या जुलेखा है, या बिजिलो है, या ईश्वर चंद्र है। तो आपको बताना है कि कौन कौन से जो पात्र हैं वह जैनेन्द्र की कहानी के पात्र हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, या तीसरा और चौथा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो क्या होगा? जैनेन्द्र की कहानियाँ मनोविश्लेषण और अवचेतन मन पर आधारित होती हैं, और उनके देखिए जो प्रमुख पात्र हैं वो कौन कौन से हैं। जैनेन्द्र के कहानी संग्रह हैं फांसी 1929 का है, वातायन 1930 का है, और नीलम देश की राजकन्या 1933 का है, एक रात 1934 का है, दो चिड़ियाँ 1935 का है, और पाजेब 1942 का है। देखिए इसके जो पात्र हैं उनको भी मैंने कहाँ गया, देखिए इसका जो उत्तर है वह तो नहीं दिया हुआ है, तो इसको छोड़ देते हैं, बाकी हम चीज़ों को देखते हैं। तो जो जैनेन्द्र के कहानी संग्रह है वह है फांसी। फांसी कहानी संग्रह है जैनेन्द्र का 1929 का, वातायन 1930 का है, नीलम देश की राजकन्या 1933 का है, एक रात 1934 का है, दो चिड़ियाँ
1935 का है और पाजेब 1942 का कहानी संग्रह है। और देखिए और आप लोगों ने जो कहानी है पाजेब उसको भी पढ़ा होगा कि पाजेब कहानी जो है किस प्रकार से बच्चे के मनोविश्लेषण की बात करता है और जो बच्चा होता है उसके मनोविज्ञान को आधार बना करके जैनेंद्र ने ये कहानी लिखी और बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं अच्छी कहानी है। और इसमें जो मन की बात जो एक बच्चा सोचता है किस प्रकार से बचने की कोशिश करता है उसको जो है इस कहानी में दिखाया गया है। तो जैनेंद्र से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य जरूर आएंगे। और फांसी जो है इनका कहानी संग्रह जो है पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। 1929 का है, वातायन 1930 का है, नीलम देश की राजकन्या 1933 का है, एक रात 1934 का है और दो चिड़ियाँ 1935 का है। तो यही सारे थे महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इससे पहले वाला जो लेक्चर था कहानी वाला, उसमें मैंने कहानी से संबंधित बहुत सारे पॉइंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर किए हैं और बाकी जो कुछ पॉइंट्स रह गए थे मैंने आपको पार्ट 2 में शेयर कर दिए हैं। तो आप पार्ट 1 को भी देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिए, तो ज़्यादा आपकी जो समझ है अच्छी हो पाएगी। और इसकी जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप वहाँ से PDF जो है देख सकते हैं। और वहाँ पे मैंने बहुत सारे जो नोट्स हैं प्रोवाइड किए हैं। अगर आप उन नोट्स को रिवाइज़ करते हैं, बार बार देखते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। नहीं तो आप नोट्स को पढ़ना नहीं चाहते तो आप वीडियोस को ही देखिए, फास्ट फॉरवर्ड मोड में कर लीजिए और उसको बार बार सुनिए। क्या होता है कि सुनने से चीज़ें जो हैं ज़्यादा जल्दी याद होती है और समझ में अच्छी आती हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं। और अपनी तैयारी जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को साथ में लेके चलते रहिए। पेपर 1 की भी तैयारी कीजिए और पेपर 2 की भी कीजिए, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे जब तक जो है आप एक अच्छा मतलब स्कोर नहीं कर पाएंगे और आपका JRF का जो सपना है वह सपना ही रह जाएगा। तो तैयारी करते रहिए और तैयारी में कोई कसर मत छोड़िए। कोई नेगेटिव मार्किंग की बात हुई नहीं है। पेपर ज़रूर ऑनलाइन मोड में होगा, तो ये भी चलिए अच्छी बात है, क्योंकि OMR सीट तो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम टेकिंग हो जाता है। और ये जो होगा थोड़ा कंप्यूटर पर प्रैक्टिस कर लीजिए आप एग्ज़ाम की। कुछ क्वेश्चन पेपर जो है आप कंप्यूटर पर लगाने की कोशिश कीजिए। 4-5 अगर कर लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप जो है अच्छा कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ रिवीजन पर्पस से, और प्रैक्टिस करेंगे हम कुछ क्वेश्चनों की, जिससे जो है हमारी जो आने वाली परीक्षा है उसमें उसका लाभ उठाया जा सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।